सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके अपने महाकौशल क्षेत्र के कृषि गौरव संस्थान जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रांगण में और दूरदर्शन मध्य प्रदेश भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में फसल संगोष्ठी क्रॉप सेमिनार का आयोजन किया गया है। प्रदेश ही नहीं, यहाँ संस्कारधानी महाकौशल अंचल के हमारे कई कृषक यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी कार्यकुशलता का परचम वो सभी जगह लहरा रहे हैं। वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और कृषि वैज्ञानिक भी हमारे यहाँ पर साथ हैं, जो अथक प्रयासों से केवीके को नई ऊंचाइयाँ दे रहे हैं। और साथ हमारी सखी हमारी अनामिका जी हैं और हमारे मित्र सुनील जी, ये दोनों ही हमारे साथ में हमारे सहयोगी अब हमारे साथ हमारे किसान भाइयों से रूबरू होंगे। तो अनामिका जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे किन किसान भाइयों से क्या बात कराना चाह रही हैं आप? रानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम बातचीत करते हैं हमारे किसान भाइयों से। जी हाँ, और हम आपका नाम जानना चाहेंगे। माखनलाल कुशवाहा। सर, जैविक खाद तो बना ही रहे हैं। अब 3 महीने में खाद बनती है, तो क्या 3 महीने के बीच में अपन उस जगह पे कुछ जो जगह रहती है उसमें कुछ और इनकम के स्रोत बता सकते क्या आप बीज की जगह में जो फूलों में गेंदा सबसे ज़्यादा आप देखते हैं मार्केट में मिलता है और उपयोग भी होता है, तो गेंदा की जो है आप पौधे लगा सकते हैं। वो आपको अच्छे फूल देंगे और फूलों का जो आप विक्रय करेंगे तो उससे अतिरिक्त आमदनी आपको प्राप्त होगी, क्योंकि वहाँ पे ये जो आपके लिए गेंदा या दूसरे फूल भी आप अपना सकते हैं, ये ज़्यादा आपके लाभ के लिए कारगर साबित हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे सहयोगी सुनील जी भी इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं और प्रश्न लेकर आए हैं सुनील जी। जी भाई साहब, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम रामफल झारिया, ग्राम पंचायत बड़ाकीरा, विकासखंड कुंडम से आया हूँ। मेरा कहना यह है कि कुंडम ब्लॉक में अधिक से अधिक कोदो, कुटकी, राम तिल का खेती किया जाता है और राम तिल का खेती गिरते जा रहा है। वो अमर बेल होता है एक, जो पूरा फसल को नष्ट कर देता है। इस वजह से राम तिल, कोदो, कुटकी का खेती बहुत कम होते जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको आपने बताया। ये अमरबेल पूरा ही जितना न्यूट्रिएंट है, जितना भोजन चाहिए पौधे में होता है, सारा ले लेता है और अपने ही जीता है वो, इसीलिए उसका नाम अमरबेल है। इसके लिए एक उपाय हम लोगों ने जो देखा था कि किसान बार बार ये करता है कि 1 साल लगा लेने के बाद वो छोड़ देता है उस ज़मीन को, फिर दूसरे साल दूसरी जगह करता है वो, फिर तीसरे साल लौट के वहाँ आता है वो। हम लोगों ने ये देखा कि अगर रामतिल अगर लगा लिया है, लगा लेने के बाद आपने देखा होगा कि तुरंत ही वहाँ क्या होते हैं कि पौधे उगना धीरे धीरे उगना शुरू होते हैं ये। तो वहाँ पे 2,4-D है, चूँकि चौड़ी पत्ती वो भी 2,4-D का हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो करीब है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यदि शुरुआती स्टेज में 22 से लेकर 25 दिन की अवस्था में यदि आपने मार दिया है तो क्या हो जाता है, सारे जितने भी आपके अमरबेल हैं वो मर जाएंगे। और उसके बाद सिर्फ अगर बचता है तो एक बार थोड़ा झटका लगता है इसको आपको रामतिल को, लेकिन फिर रामतिल रिकवर कर लेता है ये। तो इसको आप अपनाएं शुरुआती स्टेज में। जो मैंने कहा कि 20 से लेकर 25 दिन के अंदर में यदि आप इसका अगर प्रयोग करते हैं तो वहाँ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अमरबेल भी चौड़ी पत्ती के अंतर्गत आता है, इसीलिए 2,4-D वहाँ काम कर जाता है ये। तो ये आप उपाय पाया। और इतना ही नहीं, हम लोगों ने जहाँ भी उत्पादक क्षेत्र हैं, चाहे डिंडोरी हुआ, डिंडोरी में सबसे ज़्यादा होता है ये, और तो छिंदवाड़ा की तरफ भी चले जाइए तो वहाँ इन किसान लोग बहुत मतलब परेशान थे इस सब चीज़ से। और तीसरी एक चीज़ और, बीज जो प्रयोग करें आप, बीज हमेशा घर का देख लीजिए। आप वहाँ क्या करें कि हाथ से तोड़ें आप कभी क्या करते हैं जब हार्वेस्ट करते हैं हंसी से, तो क्या करते हैं जब वहाँ लाके मतलब अपने थ्रेसिंग फ्लोर पे या घर में लाते हैं तो पीटते हैं, तो उसके साथ चूँकि फंसे रहते हैं तो उसके बीज भी उसमें आ जाते हैं। तो ये काम करें आप, जब भी उसका बीज बनाना हो एक बार, तो वहाँ हाथ से तोड़ करके एक बार बीज बना लें, 2 किलो 4 किलो उतना शुद्ध बीज बना लें, उसके बाद उसको यूज करें आप, और उसके बाद कभी भी इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। ये सारी समस्याएं कुछ तो ज़मीन से हैं और कुछ बीज से भी चली जाती हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत आभार आपका। तो कहते हैं कि मुश्किलें तो आती हैं और हमारे जो कृषक होते हैं, हमारे अन्नदाता होते हैं, हर मुश्किल से लड़ते हैं, प्रकृति से लड़ते हैं, धरती का सीना चीरते हैं और तब जाकर अन्न उपजाते हैं। तो ऐसे ही तो अन्नदाता ही नहीं कहलाते हैं। तो कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है,
मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी में इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं ज़िंदगी में कुछ, डरने वालों को मिलता नहीं ज़िंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। तो आज आप और हम सब मिलकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ऐसी जीत जीतने के लिए कि हमारा अच्छा अन्न हो, हमारा अच्छा पर्यावरण हो, जल जंगल और ज़मीन हमारी बची रहे, स्वस्थ रहे और हम खुशहाली रहें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो सुनील जी, शायद आपके एक किसान और हमसे बात करना चाहेंगे। जी, एक और किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी, मैं चतुर्भुज सिंह ठाकुर, पिपरिया कला, तहसील सेहपरा, जिला जबलपुर। मैं 1 एकड़ में गुलाब की खेती करना चाहता हूँ, इस पर आप थोड़ी हमको संक्षेप में बताइए। जी, उद्यानिकी में सवाल है सर, तो वीसी सर जवाब देंगे। उद्यानिकी में वह गुलाब की खेती चाहते हैं सर, महकता हुआ सवाल कह सकते हैं इसे। देखिए, जबलपुर कंडीशन में आजकल जो स्थिति बन रही है, यहाँ पे नूरजहाँ गुलाब आते देसी किस्म की, नूरजहाँ करके। और आप कौन सा गुलाब लगा, एसटी गुलाब का तो कोई मार्केट है नहीं, हाइब्रिड टी रोजेस जो पहले होते थे उसका कोई मार्केट नहीं। पॉली हाउसेस में डच रोजेस जिसको कहते हैं उसका मार्केट है, पर डच रोजेस के लिए आपको पॉली हाउसेस बनाने पड़ेंगे और जो पॉली हाउसेस के लिए सेलेक्टेड वैरायटीज वो लगानी पड़ेंगी। और डच रोजेस के लिए आपको मार्केट ढूंढना पड़ेगा कि हम बेचें कहाँ उसको। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डच रोजेस की खेती करें या एसटी रोजेस, क्योंकि एसटी रोजेस पहले चलता था, जब से पॉली हाउसेस आए हैं ये डच रोजे ये एसटी रोजेस बंद हो गए हैं। लोग शोभायमान उसके लिए अपने घरों में लगा लेते हैं 10 पौधे, 20 पौधे, 25 पौधे, 50 पौधे, पर डच रोजेस का मार्केट, क्योंकि आज ये जो डच रोजेज आ रहे हैं उनमें करीब करीब एक पौधे में साल भर में 100 से 150 फूल निकलते हैं, और जो एसटी रोजेज आप लगाते हो ये 15 से 20 फूल साल में निकलते हैं। तो इकोनॉमिकल नहीं है आर्थिक दृष्टिकोण से, इसलिए डच रोजेस की खेती अब ग्रेजुअली रिड्यूस होती जा रही है। पर जो देसी गुलाब है उसकी खेती प्रमोट हो रही है और लोग बाग इत्र के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं और गुलाब जल बनाते हैं। इसलिए यदि आपको नूरजहाँ लगाना है तो करीब करीब 1 मीटर बाई 1 मीटर पे आप पौधों का रोपण करें, और कटिंग से ये पौधे तैयार होते हैं और कम से कम साल भर में उस एक पौधे में 108 से 120 फूल तक मिलते हैं, जो कि किसानों के लिए उपयोगी है। धन्यवाद। बहुत बहुत जीपी शर्मा जी, आप डायरेक्टर हैं कृषि विस्तार सेवाएं जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय में, और बेहद ही एक अच्छा तारतम्य बना हुआ है। और देखिए, चलते की हो रही है बिरिया, फिर ना कहने कि हमें मौका नहीं मिला, कि हमें मिलवे की बात नहीं हो पाई। अब आमने सामने बैठे हैं कि कल के दिन ना नहीं कहने कि सर से मिलवे जाते हैं तो मिलवे नहीं मिले। तो आप और उनके अगर अभी पूछने हैं तो पूछ लो, एक मौका और दे रहे हैं अभी आप लोगों के। तो हमारी काकी बैठी हैं, क्या कहने चाह रही हैं काकी? सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। लौंग बाई बर्मन। आपका सवाल बताएं। जमीनन में सब्जी कैसी, सादा सब्जी कैसी बोली? इनका सवाल ये है कि कम ज़मीन में ज़्यादा सब्जी कैसे लगाएं? ज़्यादा और कम सब्जी नहीं, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है मिट्टी की उतना ही लगाना पड़ेगा आपको, जो भी सब्जी लगाएं आप। दूसरी चीज़, हमारे किसान भाई एक चीज़ से, आजकल जो हमारी परंपरागत खेती होती थी, कद्दू है, लौकी है, तुरई है, इसके जो देसी बीज आते थे, आप सब हाइब्रिड के चक्कर में उसको ख़त्म करते जा रहे हो। ऐसा मत करो। जो आपके परंपरागत बीज थे वो उसका खाओ, और जो हाइब्रिड खाओगे उसमें काफ़ी फ़र्क है। अब आप फिर उसी तरफ आते जा रहे हो। बाज़ार से लीजिए, आप हाइब्रिड लीजिए, या बीज वाली भी बहुत सारी ऐसी, जैसे टमाटर की है, लौकी की है, कद्दू की है, गिल की है, कई चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि जो आपके बीज में, लौकी का देख लीजिए, देसी गांव में लगाते हैं 150, 200 का वो लगता है लौकी। तो जो आपके पास परंपरा है उसको भी आप इग्नोर मत करो। मार्केट में बेचने के लिए आप हाइब्रिड लगाइए और उसको मिलिए, पर देसी भी का भी उसका रेट यदि किसान गांव से ले जाता है और कहता है कि देसी है, तो आजकल लोग बाग उसकी तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं और अपने बीज को, उसमें खर्चा भी आपका बहुत कम है। हाइब्रिड लेते हो आपको करीब 5,000 10,000 रुपये का बीज मिलता है, और ये देसी बीज आपने कलेक्ट किया और नेक्स्ट सीजन में आपने रोपित कर दिया। तो देसी बीज का भी कलेक्शन करके आप उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि आने वाला समय फिर उसी तरफ आ रहा है। हाइब्रिड्स को आप डिस्करेज कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग आ रही है। नेचुरल प्राकृतिक खेती में क्या होगा, हाइब्रिड्स इतना आपको
सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाओगे। जो परंपरागत आपके पास चीज़ें थी वो फिर आ रही हैं, तो उन्हीं को लगाएं। तो ये बीज जो आप तैयार करते हो देसी तरीके से, उसको भी कंजर्व करिए आजकल। और जो यदि आपके पास है तो PPVFRA के थ्रू आप दिल्ली भेजिए, उसको हम कंजर्व कराएंगे, तो दूसरे लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। और मैम भी जवाब देना चाहेंगी। बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है हमारी बहनों ने। एक बात रखना चाह रहे हैं कि आपके सभी जो कृषक बंधु हैं और महिलाएं हैं, सब लोग पिछवाड़े में जहाँ भी आपके घर में जगह होती है वहाँ पे सब्जियां तो लगाती हैं, पर एक तरीके से उसको लगाएं कि आपके परिवार के लिए साल भर सब्जियां मिलती रहे। तो कोई भी जो आपका बेकार वाला एरिया है जहाँ पर कि हम उपयोग नहीं करते हैं, तो उस क्षेत्र को ऐसे आपके आगे घर के या पीछे की तरफ जहाँ भी ऐसी जो जगह हमारे काम में नहीं आती है, ऐसी जगह का चुनाव कर लें और वहाँ पे हम साल भर जो मौसम के अनुसार सब्जियाँ आती हैं उनके बीज सस्ते मिल जाते हैं, उनको लगाएं, या हम अपना खुद बीज तैयार करें। तो ऐसी सब्जियों को हम अपने मौसम के अनुसार लगा सकते हैं, बाज़ार से उसको ना खरीदें तो उसका हमारा पैसा भी बचेगा, और दूसरा हमें स्वच्छ और अच्छी स्वस्थ सब्जी मिलेगी जो हम घर में लगाएंगे। और जो हमारे घर के धौन धान बचता है, सब्जियों के छिलके बचते हैं, उससे खाद बना के और उसको ही हम अपने उस बगीचे में जहाँ पर सब्जियां लगा रहे हैं उसका उपयोग करें, तो बहुत ही ज़्यादा वो पौष्टिक और अच्छी होगी और हमारे साल भर के लिए, पूरे परिवार के लिए हम वो सब्जी को उगा सकते हैं बहुत ही कम लागत में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनें भी हमारे कृषक जगत का एक बहुत अभिन्न हिस्सा होती हैं, बल्कि कहना चाहिए कि आधे से ज़्यादा जवाबदारी जो होती है वो हमारी बहनों की ही होती है, चाहे वो निंदाई गुड़ाई का काम होता है, चाहे छपाई का होता है, चाहे बिनाई छिनाई का होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो केवल महिलाएं ही कर पाती हैं। भैया हरे तो कर ही नहीं पाए। तो जब चौपाल जो आज सजी है, तो अगर हमें भले ही हमारी 4-5 बिन्ना हरे आई हैं, मनो जे लगा था कि पूरा को पूरा महाकौशल आओ है कि नहीं। तो हमारे भैया हरे हैं भी, बेबी हैं। अब ये इतनी अच्छी सफल संगोष्ठी को देखते हुए, फसल संगोष्ठी को देखते हुए, क्रॉप सेमिनार को देखते हुए, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक हमें सवाल मिला है और हम अपने वरिष्ठ वैज्ञानिकों के सामने रखना चाहते हैं कि सर, श्री अन्न इस समय बहुत ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं श्री अन्न को बढ़ावा मिले। पारंपरिक खेती करते हुए श्री अन्न को वो किस तरह शामिल कर सकते हैं कम जगह में और उनको नुकसान ना हो और उन्हें अच्छा फ़ायदा हो? जिस तरह से अभी हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि जो पारंपरिक बीज हैं जी, वो पारंपरिक बीज ही ऑर्गेनिक खेती के लिए बेस्ट हैं जी। इसलिए बेस्ट हैं कि इनका सिलेक्शन या इनको जो निकाला गया है, किसी वैज्ञानिक ने नहीं निकाला, ये किसानों ने निकाला। और ये नेचुरल नेचर में जिस तरह से उनको लगा कि ये हमको ये वाला पौधा ज़्यादा फायदा दे रहा है, तो उसको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। एक ज़माना आप याद करिए कि 1965 के पहले हम लोग क्या करते थे, बहुत केमिकल फर्टिलाइज़र यूज नहीं करते थे, जिसकी वजह से क्या था, जो भी वैरायटी उसके पहले प्रयोग होती थी वो सभी वैरायटी क्या थी, सारी की सारी ऑर्गेनिक लेवल के लिए फिट थी, क्योंकि वहाँ केमिकल का ज़माना ही नहीं था, लोग जानते ही नहीं थे। अब अगर कोदो कुटकी की बात आती है, तो कोदो कुटकी की जो तासीर है उसकी, वो तासीर कभी भी तासीर केमिकल फर्टिलाइजर के लिए है ही नहीं। उसकी जो तासीर है वो तासीर है सिर्फ और सिर्फ आपका ऑर्गेनिक के लिए। आप चले जाइए जहाँ भी आप कुछ किसान भाई जो खेती करते हैं उनसे बोल दीजिए, जहाँ अगर हमने बहुत जगह जाके देखा, आदिवासियों से बात कर जहाँ खेती करते हैं जो अच्छे लोग, उन लोगों ने हमसे कहा कि साहब अगर हम ज़्यादा इसको अगर केमिकल फर्टिलाइजर दे देते हैं तो हमारा ख़राब हो जाता है, हमको उत्पादन नहीं मिलता उतना ही। ये जो इसकी तासीर है उसी बेसिस पर है ये। हाँ, अब ये रही कि अगर चूँकि अब किसान बढ़ना चाहता है और हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं ये चाहते हैं कि भाई किसान जो है श्री अन्न को लगाए और उससे भाई उसका आय दुगनी हो, तो इसके लिए एक चीज़ ये है कि यदि हम वैसे खेत को सेलेक्ट करें जहाँ की हमारा न्यूट्रिएंट लेवल कम है, पानी बहुत ज़्यादा कम रुकता हो वहाँ, क्योंकि ये खेती क्या है कि इनके लिए बहुत पानी की जरूरत नहीं पड़ती। इनको अगर ज़्यादा पानी वाले दे देंगी तो वहाँ उत्पादन इनका कम हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए वो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो ज़मीन चाहिए जहाँ के धीरे धीरे न्यूट्रिएंट इनके शरीर में चाहिए। तो किसान भाइयों, ऐसी जगह को आप सेलेक्ट करिए जहाँ पर कि आपकी ज़मीन जो लगे कि कम उपजाऊ है, उन खेतों में आप इसको करिए। ध्यान दिलिएगा, इसमें क्या हो जाता है कि इस वैरायटी में कभी भी वीडिसाइड कचरे नाशक की कोई दवा नहीं है।
इसीलिए आपको ध्यान ये देना होगा कि पहले जब शुरुआत में जब बारिश का पानी आता है, एक बार बारिश का पानी पूरा बरस जाए, बरसने के बाद कचरे पूरे उग जाएं, उग जाने के बाद इसको पूरा एक बार जुताई कर दीजिए। आप जुताई कर लेने के बाद जब एक बार बारिश के बाद आपको मौका मिलता ही मिलता है, इसलिए आप कम से कम जून के महीने में नहीं, जुलाई में चले जाइए। जुलाई का 15 जुलाई भी हो जाता है, 20 जुलाई में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी मौका मिलता है जुताई करके आप बोनी कर दीजिए। अगर कचरा नहीं है तो हम गारंटी देते हैं आपका 2 गुना उत्पादन होगा आपका। सिर्फ दिक्कत कहाँ होती है किसान को, वहाँ की चूँकि धान की फसल में और कचरे में या इसका कोदो कुटकी की फसल में और कचरे में को पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है कि वहाँ पर किसान वही मार खाते हैं कि कचरे को मेंटेन नहीं कर पाते हो। अगर इस तरह से ये वाला बता कि जैसे मैंने बताया कि यदि आप एक बार बारिश का पानी आ जाए, पूरे कचरे एक बार रुक जाएं, उसके बाद फिर जुताई कर दीजिए, पूरे कचरे मर जाए, उसके बाद बोनी आप करो, वो भी चलो। अब नए ऐसे हमारे वैरायटी हम लोगों ने खोज निकाला है, जैसे सिताही कुटकी। सिताही कुटकी वो आप मान के चलिए जाड़े में ही पैदा होगी आपकी। ये हमेशा सितंबर के बाद, सितंबर अक्टूबर में लगती है। ये पकती क्या है, नवंबर दिसंबर में पकती है। मुश्किल से 90 दिन 75-90 दिन की फसल है ये। तो इस तरह की वैरायटीज़ ले जाएं आप। नागदमन कुटकी है, उसको आप लगाएं आप। तो ये जो वैरायटी है, उनकी जो पेनिकल बालियाँ होती हैं बड़ी लंबी होती हैं, इन सबको लगाएंगे तो जरूर ही आपको इसको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह सर आपका। और एक प्रश्न और मेरे पास आया है सोशल मीडिया के माध्यम से मछली पालन के लिए, कि अगर किसी के पास कम जगह है और वो मछली पालन करना चाहता है और उसमें अपनी आय बढ़ाना चाहता है, तो क्या वो मछली पालन किस तरह कर सकता है? इसके लिए सरकारी योजना में किस तरह प्रावधान है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। गवर्नमेंट की कई योजनाएं चल रही हैं, खेत तालाब योजना, बलराम तालाब योजना, ये। और अगर आप हमारे जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में सबसे ज़्यादा तालाब वहीं हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, कुंडम क्षेत्र में। तो ये सारे जो है तालाब हमारी गवर्नमेंट की इन्हीं स्कीम्स के अंतर्गत बनाए गए हैं, खेत तालाब योजना के अंतर्गत या बलराम तालाब योजना के अंतर्गत। छोटे बड़े तालाब तो हर किसान भाइयों के लिए, छोटे तालाब में छोटा किसान है थोड़ी जो है वो मछली पालन करना चाहता है तो वहाँ पे कर सकता है। और मछली पालन में बहुत ही अपार संभावनाएं हैं। एक बार जब मछली के बीज उसमें छोड़ते हैं, फिंगरलिंग की स्थिति में आती है, तो उसका जब सेल करेंगे, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसकी मांग बहुत है, वो सेल कर सकते हैं। आपको उतने में ही काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और बड़ी मछली जब हो जाती है उसको सेल करते हैं तो उसमें और अधिक फ़ायदा मिलेगा। तो हर तरीके के किसान के, मध्यम किसान के लिए, छोटे किसान के लिए, सीमांत किसान के लिए तालाब की जो योजनाएं हैं वो शासन के द्वारा वो कर सकते हैं। कृषि अभियांत्रिकी विभाग संपर्क करके और उनसे तालाब अपने खेत में उसका निर्माण करा सकते हैं या खाली जगह में निर्माण करा सकते हैं और उसमें मछली पालन बड़े आराम से आप कर सकते हैं, छोटे, मध्यम या बड़े पैमाने पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो फसल संगोष्ठी है, इसका भी यही उद्देश्य है कि आप लोगों के बीच में हमारा तारतम्य बने, एक दूसरे से संबंध बने और एक सहयोग बने। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे साथ यहाँ पर थे, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार भी चाहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो। कृषि जो है केवल परंपरागत व्यवसाय ना बनकर एक उद्यम के तौर पर, एक विकसित युवा के तौर पे अगर उसका हो तो ये बहुत ज़्यादा कार्यक्रम अच्छा होगा। और साथ ही साथ ये चाहिए कि स्वरोजगार योजना उनके साथ हो, आत्मनिर्भर भारत बने, देश उन्नति करे, ये ज़रूरी है। आप सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम, बात यहाँ पर यह है कि हमने यहाँ तमाम बुज़ुर्ग जो हैं हमारे किसान भाई हैं उनसे बात की, लेकिन मैं कुछ युवाओं के बीच यहाँ पर खड़ा हूँ। हालांकि इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन एक मकसद बहुत साफ है कि कृषि के क्षेत्र में इन्हें आगे बढ़ना है, तो इन्हें क्या करना चाहिए। ये बहुत साधारण सा सवाल है, अगर इसका निदान मिल सके। जो हमारे युवा कॉलेज छोड़ चुके हैं उनके लिए हमारे बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। और इसके अलावा जो स्वरोजगारोन्मुखी जो कार्यक्रम हमारे पास है, जैसे स्व सहायता समूह है, हमने एफपीओ की चर्चा की थी। आज एफपीओ की जो सबसे बड़ा चैलेंज है, उसमें सदस्य तो बन रहे हैं पर उसको चलाना, अगर अधिक उम्र के लोग एफपीओ से जुड़ रहे हैं तो वो चला नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर युवा लोग एफपीओ के माध्यम से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से एफपीओ एक ऐसा वरदान है कि आप अपने गाँव में एक कंपनी का निर्माण कर रहे हैं। जैसा पहले बताया था, एक कंपनी एक्टिव में हो रहा है, आप उसके शेयर धारक हैं। तो एफपीओ के माध्यम से आप जो अलग अलग उत्पाद है, इसका अगर आप मार्केटिंग और प्रसंस्करण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक घर बैठा
रोज़गार उपलब्ध हो जाएगा। जी, बहुत बहुत आभार। यही प्रश्न हमारे मन में था कि अगर हमारे जो ऐसे कृषक हैं जिन्होंने कम पढ़ाई की है और वो कुछ चाहते हैं, प्रशिक्षण चाहते हैं, क्या उनको आर्थिक सहायता भी दी जाती है? कैसे प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो उन्नत कृषि करते हुए इस काम को आगे बढ़ाएं और लाभ कमाएं? कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत सारे प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। खासकर कृषि विज्ञान केंद्र की यदि बात करें तो वहाँ पे आपका वर्मी कंपोस्ट उत्पादन है, मशरूम उत्पादन है या गार्डन कीपर है। तमाम प्रशिक्षण ऐसे जो स्किल पर आधारित हैं, कौशल पर आधारित हैं, उसको करके हमारे जो युवा लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, वो इसको कर सकते हैं। इनके लिए जो योग्यता है 8वीं या 10वीं पास या कुछ कई ऐसे कोर्स हैं जिसमें 5वीं पास तक की ही योग्यता आवश्यक होती है। उसमें आ करके इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ये कोर्स पूरे निःशुल्क होते हैं और 1 माह तक ये कोर्स आयोजित किए जाते हैं। आपको इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि आप कोर्स करने के बाद आप जा करके अपना स्वयं का रोजगार, स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और आज हमारा ये जो फसल संगोष्ठी है, आज हमारा क्रॉप सेमिनार है, अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है, चलती की बिरिया हो रही है। और देखिए कितनी बढ़िया बात निकल कर आई है कि सही जागरूकता हो, सही जानकारी हो और सही उद्देश्य हो तो लक्ष्य ज़रूर पूरा होता है। और अगर सत्संकल्प हमारे हों तो वो तो पूर्ण होते ही होते हैं। और बिल्कुल अगर सरकार की जो योजनाएँ हैं, कृषि मंत्रालय है, कृषि विभाग है, दूरदर्शन है, आकाशवाणी है और हमारे सफल किसान हैं जो साथ में चल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बने, रोजगार बने और इस तरह से हमारे जो किसान हैं वो आगे बढ़े और एक अच्छे व्यवसाय के रूप में कृषि को अपनाए, यही हमारी फसल संगोष्ठी का उद्देश्य रहा। तो कहना चाहिए कि मिलना बिछड़ना दुनिया की रीत है, मिलना और बिछड़ना दुनिया की रीत है। इस रीत को खुशी से निभाते हैं, इस रीत को खुशी से निभाते हैं। पता नहीं कब किसके दिल मिल जाएं, पता नहीं कब किसके दिल मिल जाएं, जो भी मिले राहों में उससे दोस्त बनाते हैं। और ये हमारे संबंध और आपसी संबंध हमारे हमेशा बनते रहे। और कहते हैं कि जैसी चले बयार तो पीठ पुनी वैसी कीजिए। तो जैसा माहौल चल रहा है ना वैसे ही बन जाएं। परंपरागत से हम आधुनिक हो जाएं, आधुनिक से हम अत्याधुनिक हो जाएं, परंपरागत से हम और आगे निकल जाएं, वैदिक के साथ साथ हम आधुनिक और आधुनिक से साथ हम और वैज्ञानिक होते चले जाएं। ये हमारी आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। और साथ ही इस फसल संगोष्ठी का यही एक सफल उद्देश्य था, आकाशवाणी का, दूरदर्शन का। और दूरदर्शन मध्य प्रदेश भोपाल आज आपके साथ यहाँ पर रहा। हमारे जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में ये शानदार फसल संगोष्ठी का आयोजन हुआ। आप सब इसके सहभागी रहे। इस कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं ससम्मान हम मंच पर बुलाना चाहती हूँ हमारे माननीय श्री जयंत श्रीवास्तव जी को कि वे कृपया कर मंच पर आएँ। हमारे कार्यक्रम प्रमुख दूरदर्शन मध्य प्रदेश भोपाल से जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। मैं विधिवत धन्यवाद ज्ञापन करने कार्यक्रम का समापन करने से पूर्व प्रोफेसर पी.के. मिश्रा, ऑनरेबल वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, श्री जे.एस. मिश्रा, डायरेक्टर ICAR, डायरेक्टर ऑफ वीट रिसर्च जबलपुर, डॉक्टर D.P. शर्मा, डायरेक्टर एक्सटेंशन सर्विसेज जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर रश्मि शुक्ला जी, डॉक्टर A.K. सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर P.K. गुप्ता, डॉक्टर B.S. द्विवेदी, डॉक्टर D.K. सिंह, डॉक्टर अनिल शिंदे, डॉक्टर नितिन सिंघई, आप सभी का मैं दूरदर्शन भोपाल की ओर से हृदय से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने आज के दिन इस फसल संगोष्ठी को सफल बनाने में अपना अमूल्य समय दिया और अमूल्य योगदान दिया। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी मेरे कृषक भाई बहन बैठे हैं उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय निकालकर यहाँ पर सम्मिलित हुए और प्रतिभागी बने। इसके अलावा हमारे दूरदर्शन भोपाल की पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ आज की इस फसल संगोष्ठी का विधिवत समापन की घोषणा करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।